नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। उत्तर प्रदेश की राजनीति करवट ले रही है, लेकिन इस करवट लेती राजनीति में सबसे निष्क्रिय दल अगर कोई है तो वो है बहुजन समाज पार्टी। जी हाँ, मायावती जी एक वक्त धुआंधार राजनीति करती थी, न सिर्फ सत्ता में रहकर, विपक्ष में रहकर भी। लेकिन वही मायावती अब गायब है। बहन जी को आखिर हुआ क्या है और वो कहां गायब है और इसकी वजह क्या है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ केपी मलिक जी मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। केपी सर, एक वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति में तहलका मचाने वाली मायावती जी इन दिनों दिख नहीं रही हैं। उत्तर प्रदेश में मायावती के और बहुजन समाज पार्टी के प्रदर्शन की बात की है। मेरा कहना ये है कि एक जमाना था कि मायावती की तूती उत्तर प्रदेश में बोलती थी, 4 बार हम्म, की मुख्यमंत्री रही हैं और एक विशेष वोट बैंक है उनका, जिसको हम मानते हैं कि 20 से 22% वोट मायावती जी का ऐसा वोट होता था कि वो कहीं भी जाएँ वो वोट उनके पास रहेगा। लेकिन और हम तो ये भी मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की एंट्री कराने वाली उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी ही थी, जब सहमति से सरकार बनी थी। उसके बाद भी अगर आप हाल-फिलहाल की बात करें कि अखिलेश यादव की सरकार आने से पहले मायावती की सरकार थी हम्म, और आज उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद पिछले 10 से 11 साल में और उत्तर प्रदेश में 8 साल हो गए हैं। मायावती जी जिस नेपथ्य में चली गई हैं, जहाँ हम्म, खत्म हो गई है पार्टी और मायावती जी की तरफ से कोई प्रयास दिखाई नहीं देता है। एक बार थोड़ी-सी आशा जगी थी लोगों में जब उन्होंने अपने भतीजे आकाश आनंद को लॉन्च किया था और उन्होंने जो है लोकसभा चुनाव के दौरान रैलियाँ और इस तरह से कार्यकर्ताओं को संबोधित करना और बाहर निकलना, चुनाव में काम करने का जब सिलसिला शुरू किया था, तो लोगों में चर्चा शुरू हो गई थी कि शायद बसपा भी अपना कुछ कमाल दिखाएगी। लेकिन हम्म, यहाँ 2 फैक्टर मैं देखता हूँ मायावती के पार्टी इस बुरे दौर में कि एक तो मायावती जी का आज तक ये समझ में नहीं आया है कि वो किस चीज़ से डर रही हैं। जबकि सियासी हलकों में इस तरह की चर्चा होती है, विश्लेषकों में इस तरह की चर्चा होती है, हम जैसे पत्रकार इस तरह की चर्चा करते हैं कि मायावती जी कहीं न कहीं अपने करप्शन की फाइल को लेके ब्लैकमेल हो रही हैं। चाहे वो हम्म, पिछली कांग्रेस की सरकार हो और चाहे वर्तमान भाजपा की सरकार वो मायावती जी को ब्लैकमेल कर रही हैं। लेकिन मायावती जी ब्लैकमेल हो क्यों रही हैं? क्योंकि जो जिन लोगों ने इस तरह की चीज़ें करी थी, बाकी लोगों पे भी आरोप लगे थे। केंद्र में अगर हम्म, हम देखें, कांग्रेस के तमाम मंत्रियों पे आरोप लगे थे, कोई एक जेल नहीं गया। हम्म, चिदंबरम को कुछ समय के लिए छोड़ के और कोई जेल कांग्रेस का नेता नहीं गया। ये हरियाणा हम्म, के हुड्डा को कह रहे थे कि वो मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने बहुत सारे घोटाले घपले किए हैं और गुड़गांव को घेर लिया है और हम उनको आते ही जेल में डाल देंगे। आज तक वो जेल में नहीं गए। वो तो विरोध में ही हैं आज भी। तो मायावती जी इतनी क्यों डर रही हैं, जबकि उनके साथ एक बड़ा वर्ग है, जो उनके हम्म, साथ खड़ा है ईमानदारी से। तो वो उसके साथ अन्याय क्यों कर रही हैं? इसी का नतीजा है कि आज एक युवा नेता जिसको आप चंद्रशेखर रावण के तौर पे जानते हैं, वो संसद पहुंच गए हैं। आज हम्म, चंद्रशेखर के पास एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है लोकसभा के पटल के रूप में। वहां वो अपनी बातें रखते हैं, अपने लोगों के हितों की आवाज उठाते हैं। आज उनको मीडिया भी एक स्पेस देता है क्योंकि भाई वो सांसद हैं। मायावती जी के पास तो कोई है ही नहीं आज। उनके पास एक सांसद नहीं है, ना लोकसभा में ना राज्यसभा में। उनके पास एक नाम मात्र के विधायक हैं, वो अपने बलबूते विधायक हैं। तो आज हम्म, किसी भी सदन में मायावती जी का कोई सदस्य नहीं होना दर्शाता हम्म, है कि मायावती जी का जितनी तेजी से पतन हो रहा है, आने वाले समय में मायावती और उनकी पार्टी इतिहास बन जाएगी। जी। हम्म। केपी मलिक सर, क्या बहुजन समाज पार्टी ऐसी जगह पर आकर खड़ी हो गई है जहां से कमबैक करना भी मुश्किल हो रहा है? क्योंकि हम देख रहे हैं, जैसे कि आपने चंद्रशेखर की बात की, चंद्रशेखर ग्राउंड जीरो पर लगातार बने हुए हैं, लगातार मुद्दे उठा रहे हैं। मैं उनका ट्विटर खंगाल रहा था तो वहां पर वो हर दिन मतलब कुछ ना कुछ जनता के हित की बात या फिर लोगों के हित की बात कर रहे हैं। मैं संसद में भी उनको देख रहा था, जितने भी विपक्षी नेता हैं वो एसआईआर को लेकर एक साथ हंगामा कर रहे थे, लेकिन चंद्रशेखर इकलौते ऐसे
सांसद थे जो स्कूल मर्ज को लेकर अकेले तख्ती लेकर खड़े हुए थे। तो फिर इस तरह का संघर्ष अगर चंद्रशेखर कर रहे हैं और उनके कंपटीशन में अगर मायावती जी को देखिए तो फिर वो कुछ भी नहीं कर रही है, कुछ भी नहीं कर रही है वो, तो उनको जनता किस तरह से पसंद करेगी और क्यों पसंद करेगी? देखिए, अगर हम उत्तर प्रदेश से मायावती जी को देखते हैं, मैंने उनकी लंबी राजनीति देखी है, वो कभी सड़कों पे नहीं उतरी, लेकिन उनके कार्यकर्ता उतरते थे। जब समाजवादी पार्टी की सरकार होती थी या केंद्र सरकार की तरफ से ऐसे कोई निर्णय होते थे, कोई उनके विरोध की बात होती थी, कोई अंबेडकर का मुद्दा होता था, संविधान का मुद्दा होता था, कहीं दलितों के ऊपर अन्याय अत्याचार होता था, तो उनके लोग सड़कों पे उतरते थे और उसका एक असर होता था। और खाली उत्तर प्रदेश में ही नहीं, दूसरे राज्यों में भी कहीं न कहीं मायावती की एक धमक थी, जो समाप्त हो चुकी है। बात अगर चंद्रशेखर की करें तो चंद्रशेखर को बढ़ावा इसी चीज से मिला है कि मायावती लगातार कमजोर होती जा रही है और जो उस वर्ग का वोटर है वो धीरे-धीरे शिफ्ट हो रहा है। और वो वोटर आपने देखा था बाकी जगहों पे भारतीय जनता पार्टी के साथ चला गया था। उसके बाद पिछले लोकसभा चुनाव में आपने देखा जब भारतीय जनता पार्टी ने संविधान बदलने और अमित शाह ने हाउस के अंदर अंबेडकर पे टिप्पणी करी, तो उससे विमुख होकर वो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ चला गया। तो वो अब भटक रहा है। वो भटक रहा है और उसको अपने नेता की तलाश है और अब वो अपना नेता चंद्रशेखर में देख रहा है। युवा नेता है, उनके साथ रहता है, उनके मुद्दों को उठाता है। मायावती को दलितों से कोई लेना-देना नहीं है। आपने ही कहा कि गाहे-बगाए अगर कभी वो एक आध ट्वीट कर दिया करती थी और वो भी उन्होंने बंद कर दिया है। जो वो आकाश आनंद अपने भतीजे को लेके आई थी और लोगों में एक उम्मीद जगी थी कि ये कुछ शुरू करेंगे, उनको भी बिठा लिया है। कभी उनको लॉन्च कर देती हैं, कभी उनको बिठा लेती हैं, कभी उनके अधिकार छीन लेती हैं, कभी उनके अधिकार दे तो उनका भी मज़ाक बना के रख दिया है। और जो वो एक छवि घड़ते एक वो अभी तो उनसे भी लोगों को देखना था कि वो किस लेवल के हैं, क्या करेंगे, किस और पार्टी को लेके जाएँगे। आपने कुछ करने से पहले ही उनको समाप्त कर दिया। तो मायावती जी की रणनीति ये है मैं मानता हूँ कि वो राजनीति करना नहीं चाहती और यहीं पे वो पार्टी को समाप्त कर देना चाहती हैं और जो मिशन अ, माननीय काशीराम जी ने चलाया था, अब वो मिशन का झंडा उनके बस का उठाना नहीं है और उसी झंडे को लेने की कोशिश कर रहे हैं चंद्रशेखर और वो कोशिश करेंगे कि आगामी जो विधानसभा चुनाव होंगे उत्तर प्रदेश में, उसमें वो बड़े तौर पे चुनाव लड़ेंगे और हो सकता है कि बड़ी सफलता चंद्रशेखर को इस बार हाथ लग जाए क्योंकि वो इकट्ठा वोट जाता है और वो चंद्रशेखर के पीछे चल दिया है। अगर उसमें कुछ वोट प्लस हो जाते हैं मुस्लिम समाज के या दूसरे अन्य पिछड़े दल के, तो वो अच्छी रणनीति बना के और जो सत्ताधारी दल होगा या वहाँ पे जो मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी है, उनको टक्कर देने का काम कर सकते हैं। जी। हम्म। अच्छा, पारिवारिक तौर पर देखें तो उत्तराधिकारी आकाश आनंद है, लेकिन राजनीतिक तौर पर उत्तराधिकारी देखें तो चंद्रशेखर बने जा रहे हैं और मायावती इस बात से ना इनकार कर सकती हैं और जो परिस्थितियां बनी है उसमें वो कुछ कर भी नहीं पा रही। तो उत्तराधिकारी तो चंद्रशेखर नजर आ रहे हैं असली। नहीं, चंद्रशेखर तो प्राकृतिक उत्तराधिकारी हैं। उनको तो मायावती ने लॉन्च नहीं किया, मायावती ने तो उनकी कोई सपोर्ट नहीं करी। तो वो तो अपने अपने बलबूते बने हैं जो भी बने हैं। आकाश आनंद को तो प्लेट में रखा हुआ सब मिला था और वो भी छीन लिया मायावती जी ने वापस पहले प्लेट में रख के दिया और फिर छीन लिया। तो आकाश आनंद तो ना इधर के रहे ना उधर के रहे। चंद्रशेखर ने जिस प्रकार से एक सांसद बन के सफलता पाई है और ऐसे समय पर जब भारतीय जनता पार्टी का शाम दाम दंड भेद का जादू चल रहा है, ऐसे में चंद्रशेखर का पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भारी बहुमत से जीतना, भारी समर्थन से जीतना जताता है कि कहीं न कहीं एक ऐसा वर्ग है जो भारतीय जनता पार्टी से भी खफा है और मायावती से भी खफा है। क्योंकि मायावती ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया था वहां और तमाम जो सियासी दल थे, तमाम सियासी दलों के बड़े नेताओं ने उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में रैली की थी। चाहे वो प्रियंका गांधी हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नेता हों, चाहे मायावती और आकाश आनंद हो, उसके बावजूद चंद्रशेखर का इतने बड़े अंतर से जीतना जताता है कि चंद्रशेखर आने वाले समय के दलितों के नेता हैं। जी। अच्छा, आज की तारीख में अगर बात करें, मायावती जी मुख्यमंत्री रही हैं, एक लंबा राजनीतिक सफर रहा है उनका। आज के दौर में अगर पैमाने पर नापा जाए, तोला जाए, तो फिर क्या चंद्रशेखर मायावती पर भारी नहीं पड़ रहे हैं, बहन जी पर भारी नहीं पड़ रहे हैं? देखिए, मैंने ये कहा है कि मायावती जी अगर आज भी कुछ प्रयास करती हैं,
तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि वो सरकार बना लेंगी या कोई बड़ी सफलता हासिल कर लेंगी, लेकिन वो पार्टी का अस्तित्व बचा सकती हैं और वो पार्टी को खड़ा कर सकती हैं, ऐसा नहीं है। मायावती आज भी दलितों के दिलों में बसती हैं और मायावती खुद ही अगर बाहर हो रही हैं, खुद ही वो कुछ नहीं कर रही हैं, वो तो दलितों की और पिछड़ों की मजबूरी है। लेकिन अगर मायावती एक्टिव होती हैं, आज भी वो बड़ा डेंट एक चंद्रशेखर को भी दे सकती है और भारतीय जनता पार्टी को भी दे सकती है। क्योंकि हम्म, अगर कहीं उनको ये लगता है कि मायावती जी दोबारा मैदान में आ गई हैं, तो वो फिर दलित जो है उनको मुख्यमंत्री के रूप में उनका चेहरा देखना शुरू कर देगा और तमाम दलित उनके साथ चला जाएगा। मैं इस संभावना से भी इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि अभी चंद्रशेखर उस लेवल पे नहीं पहुंचे हैं कि लोग उनमें मुख्यमंत्री का चेहरा देखें। हाँ, हम्म, वो दलितों के नेता हैं, सांसद हैं, अभी उनको यहाँ तक पहुँचने में समय लगेगा, लेकिन मायावती 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, राष्ट्रीय नेता हैं, आज भी उनका जज़्बा है, भले ही वो कुछ ना हो, लेकिन अगर वो हम्म, प्रयास करती हैं, तो उनको कुछ न कुछ सफलता मिल सकती है। लेकिन मुझे हम्म, उसकी संभावना बहुत कम दिख रही है, क्योंकि 11 साल, 12 साल का एक लंबा पीरियड आपने खराब कर दिया है और अब आप कोशिश करेंगे कि पार्टी को खड़ा करना, नहीं करना, अभी तो गोमती में बहुत पानी बह चुका है। तो अब हम्म, वो इस तरह का सोचेंगी या करेंगी मुझे नहीं लगता है। वो मान चुकी हैं अब राजनीति हमसे होगी नहीं और हमें करनी भी नहीं है। हम्म। अच्छा, केपी मलिक जी, राजनीति की जो परिभाषा है वो इस दौर में बहुत बदली है। मतलब भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से 24/7 वाली पॉलिटिक्स शुरू की, जिस तरह से प्रधानमंत्री की एंट्री हुई, उसके बाद योगी आदित्यनाथ की एंट्री हुई उत्तर प्रदेश में, तो हमने देखा कि राजनीति बहुत ज्यादा बदल गई। उस राजनीति में क्या मायावती फिट नहीं हो पा रही हैं, या फिर जो आपने बताया कि करप्शन के चार्जेस हैं, सिर्फ वही वजह है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि नए दौर की नई राजनीति में ना आकाश आनंद फिट हो पा रहे हैं युवा नेता के तौर पर, ना मायावती अपने एक्सपीरियंस को उसमें ढाल पा रही है। नहीं देखिए, जो पिछले कुछ सालों से अगर हम मोटा-मोटी हम 1 दशक से देखें, तो जिस प्रकार देश में राजनीति हो रही है, सियासत हो रही है, सरकारें बन रही हैं, गिर रही हैं, तो उसमें तो कहीं न कहीं मायावती जी बहुत पीछे हैं। पीछे क्या है, हम्म, वो तो है ही नहीं है। जिस दौर की राजनीति मायावती ने की है, आज वो दौर नहीं है। हम्म, आज दौर दूसरा है। आज सोशल मीडिया का दौर है। आधुनिक युग है आज सोशल मीडिया का। इलेक्शन खाली सड़कों पे नहीं लड़े जाते, झंडे बैनर से नहीं लड़े जाते, भाषणों से नहीं लड़े जाते। आपको साम-दाम, दंड-भेद करना पड़ता है। आप अगर हम्म, भारतीय जनता पार्टी की रणनीति आज के तारीख में देखना चाहते हैं तो बिहार में देखिए। हम्म, चुनाव आयोग किस प्रकार से काम कर रहा है। उससे पहले आप हम्म, महाराष्ट्र में देखिए, हरियाणा में देखिए, दिल्ली में क्या हुआ चुनाव में वो देखिए। तो आज हम्म, वो पुराने दौर की राजनीति नहीं हो रही है। आज एक नए दौर की संसाधनों के साथ राजनीति हो रही है। चाहे आप पक्ष में रहें, चाहे विपक्ष में रहें, आपको तमाम संसाधनों के साथ राजनीति करनी होगी। अपनी सियासत को अगर आपको बढ़ाना है, अगर अपनी सियासी पार्टी को सत्ता में लाना है, तो तमाम हथकंडे आपको अपनाने पड़ेंगे, जो आज भारतीय जनता पार्टी ने आपको सिखाए हैं। इसमें हम्म, आपको भारतीय जनता पार्टी को अपना गुरु मानना पड़ेगा। हाँ। जी। अच्छा, संसाधन जुटाने के लिए धन भी चाहिए, और सत्ता से इतने सालों तक बाहर रहने पर, और क्योंकि आपका ना सांसद है, विधायक भी नहीं है, मतलब जो परिस्थिति है इस वक्त, धन आएगा कहां से? तो वो भी एक दिक्कत है। तो फिर शायद यही वजह है कि वो और भी ज्यादा कुंद हो रही है, और भी ज्यादा खोखली हो रही है। हाँ, देखिए जब लंबे समय तक आप सत्ता से बाहर रहते हैं, तो आपको धन की कमी हो जाती है और आपके जो धन पशु होते हैं, वो भी आपसे दूर होते चले जाते हैं। क्योंकि हम्म, उनको लगता है कि अब आप किसी काम के उनके लिए बचे नहीं हैं और दोबारा हम्म, सत्ता में आने की आपकी संभावनाएँ भी बहुत कम हैं। आप सत्ता में आ पाएँगे ऐसा भी नहीं लग रहा है। क्योंकि धन हम्म, पशु भी पैसा वहीं लगाते हैं जहाँ उनको ये आशा होती है कि इनके सत्ता में आने की संभावना है। अब हम्म, आज अगर कोई धनपशु आएँगे, तो वो हम्म, मायावती के मुकाबले समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करेंगे और हम्म, समाजवादी पार्टी की उम्मीदें ज़्यादा होंगी उत्तर प्रदेश में सरकार बनने की। तो इसलिए हम्म, ये भी बहुत बड़ी मुश्किल है कि धन का उपार्जन करना, धन का जो है इंतज़ाम करना सियासी दल के लिए बहुत मुश्किल काम है और उसमें हम्म, भी मायावती फिलहाल मुझे पिछड़ती हुई नज़र आ रही हैं। इसमें भी अगर हम फिर चंद्रशेखर की बात करेंगे, तो चंद्रशेखर को इतने धन की आवश्यकता नहीं है और चंद्रशेखर भी किसी पार्टी के साथ गठबंधन में अगर चुनाव लड़ते हैं,
तो उनको उसके सहयोग से काफी सहायता मिल जाएगी। और अभी उनको बहुत सारा, उनके लोग जीते ना जीते वो एक अलग बात है, लेकिन वो एक बड़े दल के रूप में उत्तर प्रदेश में उभर सकते हैं, इसकी संभावना मैं देख रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, वो शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन इधर मायावती जी, बहुजन समाज पार्टी, वो अपने एंडिंग की तरफ है। तो बदलाव तो हो रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति, और ये बदलाव जो है किस तरह से आगे बढ़ते हैं ये देखना दिलचस्प रहेगा। केपी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। और हमारे दर्शक हमें कमेंट करके बताएं कि मायावती एक घात नेता रही है। अपने जमाने में उनकी तूती बोला करती थी, जैसा कि केपी सर ने बताया। उन्होंने उनकी राजनीति को बहुत करीब से देखा है, लेकिन इन दिनों जो हाल बहुजन समाज पार्टी का हो रखा है, आकाश आनंद को आगे लाने की कोशिश भले ही हो रही है, लेकिन वो कुछ कमाल कर पाए। चंद्रशेखर मतलब जमीन से उठकर इतने बड़े नेता बने जा रहे हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी जो कि बनी बनाई पार्टी है, उसके पास संसाधनों की ऐसा कोई कमी नहीं होगी अगर वो जमीन पर उतरे। बावजूद इसके, अगर वो गायब है जमीन से, जनता के सवालों को नहीं उठा पा रहे हैं, तो फिर जिम्मेदार कौन है? दोस्तों, आप कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।